हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम अल्पांस नॉलेज है। आई होप आप सभी अच्छे हैं। जैसा कि आरआरबी आईबीपीएस 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका पीटी और मेंस का जो है वो अगस्त में पीटी है और सितंबर में मेंस है। मतलब हमारे पास सिर्फ जून और जुलाई अराउंड 60 डेज हैं टू प्रिपेयर करने के लिए। तो आज एक कोट के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आप में कुछ पॉजिटिव वाइब्स, कुछ एनर्जेटिक और आपकी स्पीड में कुछ चेंज आए, आपकी तैयारी में कुछ स्पीड लगे। तो देखिए, अगर चाहत है तेरी आसमां तक जाने की, अगर चाहत है तेरी आसमां तक जाने की, तो रास्ता खुद बनाना होगा। अपनी मंजिल पाने को तुझे अकेला ही चलना होगा। साथ की उम्मीद में राह में न रह खड़ा, साथ की उम्मीद में राह में न रह खड़ा, चल चल आगे बढ़, काफिला खड़ा है पीछे तुझसे आगे चलने को। चल चल आगे बढ़, काफिला खड़ा है पीछे तुझसे आगे चलने को। रुकना नहीं, थमना नहीं, जब तक आसमां न मिल जाए। यहाँ मतलब है कब तक आपको रुकना थमना नहीं है, जब तक कि आप सिलेक्शन नहीं पाते हैं तब तक आपको बिल्कुल रुकना नहीं है, थमना नहीं है, डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, हौसला नहीं खोना है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आईबीपीएस के नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे फॉर्म का क्या है, किस तरीके से। पूरी डिटेल इस एक वीडियो में आपको मिल जाएगी। आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें और प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको पूरी डिटेल मिलेगी इस एक वीडियो में। मैंने बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जो इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब एक जगह आपके लिए लाके इस वीडियो में रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो 8,860 वैकेंसी है। ये क्लर्क से लेके स्केल 3 तक की बात की जा रही है। ये बाइफरकेट करके वैकेंसी नहीं है। ऑनलाइन स्टार्ट डेट जो है वो 1 जून 2023 से है। लास्ट डेट जो है वो 21 जून 2023 है। एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो पीओ और ऑफिसर स्केल 1 जो होता है और क्लर्क का, पीओ जिसे ऑफिसर स्केल 1 के नाम से भी जानते हैं, या क्लर्क का 2 पेपर होता है। सभी को पता है ये पीटी और मेंस करके 2 पेपर होता है और स्केल 1 तक का ये पीटी और मेंस चलता है। और स्केल 2 से स्केल 3 की अगर हम बात करें तो उनका सिंगल पेपर होता है, मतलब उसमें पीटी और मेंस नहीं होता है। तो पीओ और क्लर्क की प्रीलिम्स की बात करें तो 5, 6, 12, 13 और 19 अगस्त है। और क्लर्क मेंस की बात करें तो वो 16 सितंबर को क्लर्क मेंस है। और पीओ मेंस की बात करें तो वो 10 सितंबर में पीओ का मेंस है। और स्केल 2 और स्केल 3 की बात करें तो वो भी 10 सितंबर में है, सिंगल पेपर होता है। स्केल 1 और स्केल 2 और स्केल 3 का सिंगल पेपर होता है जो कि 10 सितंबर है। फीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीएस जो है 850 रुपीज़ है प्लस जीएसटी। और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 175 प्लस जीएसटी है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्लर्क और ऑफिसर स्किल 1 की जो हम बात करें तो इसमें सिंपल ग्रेजुएशन होना है इन एनी डिसिप्लिन में। आपके पास बैचलर डिग्री या कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसमें परसेंटेज का कोई वो नहीं है, कितना परसेंट मिनिमम होना चाहिए। लेकिन अगर आप वही स्केल 2 के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में चाहिए। साथ ही साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ ऑफिसर इन एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और स्केल 3 की बात करें तो 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए एज अ ऑफिसर ओनली इन एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये जो है स्केल 2 और स्केल 3 की अगर हम बात कर रहे हैं और एक्सपीरियंस की जो बात कर रहे हैं तो ये ध्यान दीजिए कि वो एक्सपीरियंस एज अ ऑफिसर की बात की गई है। जैसे मान लीजिए कि आप 2 साल क्लर्क में रहे हो और 3 साल मान लो कि आप ऑफिसर में रहे हो, टोटल आपका 5 साल का एक्सपीरियंस तो हो गया है, लेकिन आप एलिजिबल नहीं हो। क्यों नहीं एलिजिबल हो? क्योंकि टोटल 5 ईयर एक्सपीरियंस कहा गया एज अ ऑफिसर, मतलब आपको एज अ ऑफिसर 5 साल काम करा होना चाहिए, तभी आप स्केल 3 के लिए एलिजिबल हो। सेम 2 साल आपका मिनिमम एज अ ऑफिसर होना चाहिए, तभी आप स्केल 2 के लिए एलिजिबल हो। एज की अगर हम बात करें तो क्लर्क के लिए यानी कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए अबव 18 बिलो 30 है। ऑफिसर स्केल 2 की बात करें तो अबव 21 बिलो 32 है। ऑफिसर स्केल 3 की हम बात करें तो अबव 21 बिलो 40 है।
एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो ST SC में जो बच्चे आते हैं, जो कैंडिडेट आते हैं, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। और OBC में 2 क्राइटेरिया होता है, ध्यान दीजिएगा। OBC एक क्रीमी होता है, एक नॉन क्रीमी होता है। तो जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन है। और जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी होते हैं, जो बेंचमार्क डिसाइड किया गया है IBPS के थ्रू, उस बेंचमार्क से वो अगर उनकी डिसेबिलिटी आती है तो उनको 10 साल का दिया गया है रिलैक्सेशन। और एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो ऑफिस असिस्टेंट में अगर बात करें तो जो उनका जॉब सर्विस रहा है, जॉब सर्विस का जो लेंथ रहा है प्लस 3 इयर्स रहेगा उनका एज रिलैक्सेशन। और 8 इयर्स हैं फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन जो कि ST SC से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो है वो 50 इयर्स तक ही फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर 50 वो एलिजिबल नहीं है। तो मैक्सिमम की बात की जाए तो 50 इयर्स के लिए ही एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं विडो या डाइवोर्स्ड पर्सन जो हैं, जो विडो हैं या डाइवोर्स्ड पर्सन जो हैं, उनके लिए बात करेंगे तो उनको जनरल कैटेगरी में 35 साल की छूट दी गई है। और OBC में है तो वो 38 इयर्स। और ST SC में जो है अगर वो, तो उनको जो छूट दी गई है वो है 40 इयर्स की, ठीक है। ये कितना है, 40 इयर्स लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा भी कट हो रहा है। 40 इयर्स है, मतलब जो विडो हैं या डाइवोर्स्ड हैं या लीगली सेपरेटेड जो हैं, ठीक है ना, लीगली जो सेपरेटेड है तो जनरल के लिए 35 है, OBC के लिए 38 है और ST SC के लिए 40 है। और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट, जो पर्सन इफेक्ट हुए हैं 1984 राइट में वो 5 ईयर के लिए हैं। कितने के लिए हैं, 5 ईयर के लिए हैं, ठीक है। अब बात हम लोग करते हैं पैटर्न की। तो पैटर्न में अगर हम बात करें तो क्लर्क और ऑफिसर स्केल 1 के लिए, तो क्लर्क और ऑफिसर स्केल 1 का जहां तक आपको पता है कि इनका 2 पेपर होता है, PT होता है और मेंस होता है। तो PT का जो पैटर्न है क्लर्क और ऑफिसर स्केल का दोनों का सेम है। इसमें सिर्फ रीजनिंग और क्वांट होता है, इसमें इंग्लिश या हिंदी का पेपर नहीं होता है। सिर्फ 2 पेपर होंगे, 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, क्वांट के भी 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। और इसमें कंपोजिट टाइम है 45 मिनट्स का, मतलब पौने 1 घंटे का कंपोजिट टाइम दिया जाएगा। इसमें टाइम का बाइफर्केशन नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी भी चीज़ है और बहुत बुरी भी चीज़ है। अच्छी इस सेंस में है क्योंकि इसमें कोई टाइम का बैरियर नहीं है। तो जैसे किसी का कोई पेपर ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसमें वो ज़्यादा टाइम दे के ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे, और जो उनका सेक्शन वीक है उसमें थोड़ा कम टाइम दे के अपना एक्यूरेट क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। और जहाँ बाइफर्केट हो जाता है तो आपको उतना ही टाइम पेपर में देना ही होता है, आपसे बने या ना बने। लेकिन इसमें बुरी चीज ये है कि क्या होता है कभी कभी कि लोग एक सेक्शन में इतना टाइम दे देते हैं कि दूसरे सेक्शन में जाते जाते उनके पास टाइम नहीं रहता है और वो हड़बड़ाहट में इजी से इजी क्वेश्चंस भी करके नहीं आ पाते हैं। इसीलिए इस टाइम का जो कंपोजिट टाइम है इसका बहुत केयरफुली उन्हें यूज़ करना चाहिए। इसके लिए उन्हें जैसे ही वो मॉक टेस्ट लगाते हैं या कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उसमें पहले से ही अपने टाइमिंग को लेके उन्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। फिर हम बात करेंगे कि ऑफिसर स्केल 1 की मेंस की। तो ऑफिसर स्केल 1 और क्लर्क का जैसे पीटी का पैटर्न सेम था वैसे ही ऑफिसर स्केल 1 का और क्लर्क का मेंस का भी पैटर्न सेम है। इसमें जो है 5 सेक्शन है, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल होता है, क्वांट और DI। रीजनिंग जो है 40 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, यानी कि मार्किंग जो है 1.25 के हिसाब से होगा। कंप्यूटर 40 क्वेश्चन है 20 मार्क्स, यानी कि मार्किंग इसमें 0.5 के हिसाब से है। और जनरल अवेयरनेस जो है 1 नंबर के हिसाब से 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। इंग्लिश और हिंदी 1 नंबर के हिसाब से ही ये 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। और DI या क्वांट या एप्टीट्यूड टेस्ट जो भी कह लीजिए इसे, तो ये 40 क्वेश्चंस है 1.25 के हिसाब से 50 मार्क्स, यानी कि टोटल क्वेश्चंस 200 हैं और आपको 200 मार्क्स के हैं। 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के, और इसमें भी कंपोजिट टाइमिंग 120 मिनट्स ही है। अब हम बात करें अगर स्केल 2 की, अब हम किसकी बात करते हैं, अगर स्केल 2 की बात करें तो स्केल 2 में 2 तरह से होता है, एक तो एक जनरल के लिए होता है और एक SO के लिए होता है। स्केल 2 में किस तरह से पेपर होते हैं, एक तो जनरल के लिए होते हैं, एक उसके लिए होते हैं
तो अब हम बात करें स्केल 2 की। तो स्केल 2 में जैसे कि बताया मैंने, जनरल होता है और एक एसओ का होता है। तो जनरल की अगर हम बात करें तो स्केल 2 और स्केल 3, स्केल 2 और स्केल 3 की हम बात करते हैं तो स्केल 2 और स्केल 3 दोनों का पेपर का जो पैटर्न है वो सेम है, पेपर का पैटर्न सेम है। जैसे कि इसमें सब्जेक्ट की बात कर लें, सब्जेक्ट की बात करें हम, तो सब्जेक्ट क्वेश्चंस मार्क्स, तो रीजनिंग है 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, कंप्यूटर 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, इंग्लिश और हिंदी जो लेना चाहें आप 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, डीआई क्वांट एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। यानी कि अगेन रीजनिंग और क्वांट का जो है वो एट द रेट ऑफ 1.25 है, और कंप्यूटर की बात करें तो ये 0.5 मार्क्स है। यानी कि टोटल 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स 2 आवर्स कंपोजिट टाइम ही है। स्केल 2 में अगर हम एसओ की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर है, आईटी है, लॉ है, मार्केटिंग है, जो भी है आपका, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो उसका पैटर्न में थोड़ा सा चेंज ये है कि प्रोफेशनल लैंग्वेज एक नया सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा प्रोफेशनल लैंग्वेज के नाम से, जो कि 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। इस वजह से क्या होगा कि रीजनिंग का जो 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स है, क्योंकि बाकी सब में आपने देखा होगा कि रीजनिंग और क्वांट जो है वो क्वेश्चंस तो 40 हैं बट मार्क्स 50 है, यानी कि 1.25 के हिसाब से था, लेकिन ये एक एक नंबर के ही हिसाब से रहेगा। और फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। एक चेंज और है इसमें, हिंदी इंग्लिश जो लेना चाहे और कंप्यूटर में क्वेश्चंस 40 ही है, लेकिन मार्किंग 20 की है। यानी कि ऊपर के सेक्शन में आपने देखा था कि सिर्फ कंप्यूटर 2.5 मार्किंग था, लेकिन इसमें हिंदी इंग्लिश भी 0.5 मार्क्स के, यानी कि 240 क्वेश्चंस हैं आपको डील करने को, मार्क लेकिन 200 ही हैं, टाइम 120 मिनट्स ही हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इस वीडियो में बनाया है आप सबके लिए, ताकि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करो तो आपको बिल्कुल किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने जानने वाले को या जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी आपके पहचान वाले हैं, दोस्त हैं, कलीग हैं, जो इस फॉर्म को फिल करेंगे, तो बिल्कुल उनको ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन्हें भी फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो। तो ये मैंने इसलिए लाया है क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि फॉर्म जब फिल करने लगते हैं तो जब बाद में उन्हें दिक्कतें आने लगती हैं तो वो उस समय नर्वस होने लगते हैं, और इसी चक्कर में वो फॉर्म थोड़ा इधर उधर भर जाता है उनसे। तो पूरे टाइम उनका चलता रहता है कि मैंने अरे ये क्या कर दिया, मैंने फॉर्म में गलती कर दी, मैंने फॉर्म में गलती कर दी। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ये चीज़ मैं लेके आई हूँ। तो ये है, बिफोर अप्लाइंग यू नीड टू कीप रेडी। सबसे पहले स्कैन्ड फोटोग्राफ चाहिए होगा आपको अपना पासपोर्ट साइज का, जो कि रीसेंट होना चाहिए, और जो फोटो आप इसमें अपलोड करेंगे उसकी 3-4 कॉपी एक्स्ट्रा आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यही फोटो आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो वहां भी लगाना होगा, ठीक है। और एक सिग्नेचर चाहिए होगा। सिग्नेचर कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं होता है। जैसे मेरा नाम अल्पना है तो मैं कभी भी अल्पना कैपिटल लेटर में नहीं लिखूंगी, मैं सिग्नेचर जो एक रनिंग हैंड में लिखूंगी, उस तरीके का सिग्नेचर होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, और अपनी ही सिग्नेचर होनी चाहिए, किसी और से नहीं करवाएंगे। और इन दोनों चीज़ों को आप पहले से स्कैन करके अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लो, ताकि जब आप फॉर्म फिल करने लगो तो आपको ईजी हो जाए। और ये फोटो की साइज भी इसमें बता दी गई है कि 4.5 सेंटीमीटर से लेके 3.5 सेंटीमीटर का ही चाहिए, 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का। दूसरा क्या जो जरूरी चीज है, अपना LTI, दैट इज लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। इसे भी एक व्हाइट शीट पे, ब्लैंक पेपर पे व्हाइट शीट के अपना लेफ्ट हैंड का थंब का जो है इम्प्रेशन इंक से लेके लगा लेंगे और उसे अपलोड कर लेंगे डेस्कटॉप पे। अगर किसी वजह से किसी के पास लेफ्ट हैंड में दिक्कत है या नहीं है तो वो अपना राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन दे सकते हैं, और अगर दोनों नहीं है किसी वजह से, किसी कैजुअलिटी के वजह से, तो अपने लेफ्ट हैंड का जो है लेफ्ट साइड से देखते हुए 4 फिंगर से लेते हुए जो उंगली सबसे पहले आएगी उसका इम्प्रेशन उन्हें देना है, ठीक है। और ये जो है किसी और इंक से ना ले, ये भी मैं बता दूं, ये हमेशा ब्लू या ब्लैक इंक का ही लीजिए, ब्लू या ब्लैक इंक से ही अपना थंब इम्प्रेशन ले, किसी और इंक से ना ले। ये भी डेस्कटॉप पे सेव कर ले। तीसरा चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। देखिए फ्रेंड्स, हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है इसका भी इमेज आपको लेके अपना डेस्कटॉप में सेव कर लेना है, और उसमें क्या लिखना है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो आप अपना एक व्हाइट शीट लेना है, जिसे बॉल पेन से ही लिखेंगे, अपनी राइटिंग में लिखेंगे, रनिंग राइटिंग में लिखनी है, किसी और से नहीं लिखवानी है, और कैपिटल लेटर में नहीं लिखनी है, ये ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से ही ये लिखनी चाहिए, ठीक है। तो शुड बी इन ओन राइटिंग,
ये कैसी होनी चाहिए, अपनी ओन राइटिंग में होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए विथ रनिंग हैंड, नॉट इन कैपिटल लेटर, ये चीज़ का ध्यान देंगे, ठीक है, नॉट इन कैपिटल लेटर। चौथा जो है वो आपके पास अपना वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, एक अपना वैलिड ईमेल आईडी आपके पास हो, जो कि आज के डेट में सभी के पास ही, कोई ऐसा नहीं होगा जिनका अपना ईमेल आईडी ना हो। आजकल तो बच्चे भी अपनी एक वैलिड ईमेल आईडी बना रखे हैं। अगर इन केस नहीं है तो प्लीज़ आप इसे आज बना लें, ताकि आप जब रजिस्टर करो तब आपको दिक्कत ना हो। फिफ्थ पॉइंट है ओबीसी एसटी एससी, जो भी आप मतलब आप किसी कोटा के थ्रू, किसी रिजर्वेशन के थ्रू फॉर्म भरना चाह रहे हो, तो उसका वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपके पास होना चाहिए, और वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो उसी फॉर्मेट में हो जो आईबीपीएस ने बताया है, बता रखा है, आईबीपीएस की साइट पे चेक करेंगे तो उसने फॉर्मेट कायदे से दे रखा है कि यही फॉर्मेट होना चाहिए, और ये नहीं कि ये बहुत पुराना है और आप सोचो कि चल जाए, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने डेट दे रखी है कि ये फॉर्मेट इस डेट तक की होनी चाहिए, इससे पुरानी नहीं चाहिए उन्हें, ठीक है। तो ये इतनी चीजें जो हैं आपके पास होनी चाहिए। और जो चीज है क्या लिखना है रिटन डिक्लेरेशन, तो उसकी मैं बात करूं, देखिए आई है, नेम ऑफ द कैंडिडेट है, ये मैंने काट दिया है। नेम ऑफ द कैंडिडेट में जैसे कि मेरा नाम अल्पना सिन्हा है तो मैंने लिखा आई अल्पना सिन्हा हियर बाय डिक्लेयर दैट all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required, as and when required. इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या इसे अभी वीडियो देखते समय इसे स्टॉप करके आप एक पेज पे इसे लिख भी लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यही आपका रिटन डिक्लेरेशन वहाँ पे लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। एक और ख़ास चीज़ मैंने इस वीडियो में जो तैयार की है स्पेशली आपके लिए, वो ये है, एक बात और इसमें कर ले इम्पॉर्टेंट डेट्स की, ठीक है। तो प्रीलिम्स का कॉल लेटर जो है जुलाई अगस्त में आ जाएगा, मेंस का सितंबर में, रिजल्ट और अक्टूबर में आ जाएगा। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू कॉल लेटर अक्टूबर और नवंबर में आ जाएगा, और ज्वाइनिंग अलॉटमेंट जनवरी 2024 में आ जाएगा। ये डेट मैंने इसलिए आपको नोट कराई है कि कई बार क्या होता है कि बच्चों के दिमाग से निकल जाता है, जैसे किसी चीज़ में वो बिजी हो गए, एग्जामिनेशन दे दिया या फॉर्म फिल कर लिया तो फिर ध्यान में ही नहीं रहता है। तो इससे आप ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या कोई भी डायरी या बुक्स या कॉपीज जहाँ आप कुछ भी नोट करते हो उसके फ्रंट पेज पे ये चीज़ लिख लो ताकि आपको ये ध्यान रहे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो में मैंने करी है वो आपके लिए एक फ़िल्टर करके मैंने वैकेंसीज़ के लिए एक बनाया है शीट की। देखिए आरआरबी जो होती है और कमर्शियल बैंक जो होती है उनके एक सिलेक्शन पैटर्न में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया भी है। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखें, नहीं तो इस वीडियो में भी मैं पूरी अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगी कि वो डिफरेंस क्या है। तो इस वजह से आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, तब आप समझ पाओगे कि क्या डिफरेंस है। देखिए आरआरबी जो होती है वो स्टेट कन्फाइंड होता है, स्टेट कन्फाइंड, आप एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए आरआरबी के थ्रू फॉर्म फिल करते हो, नॉट लाइक कमर्शियल बैंक। जैसे कि एसबीआई का वैकेंसी आया, आपने एसबीआई का फॉर्म फिल कर दिया, पैन इंडिया के लिए आप एलिजिबल हो, एसबीआई कहीं भी है वहाँ आपको भेज सकती है। बट आरआरबी के साथ क्या इशू है कि आरआरबी जो स्टेट कन्फाइंड है उसके भी इंटरनल में अगर हम जाएँ तो उस स्टेट में भी जितनी आरआरबीज हैं उन आरआरबीज का रीजन कन्फाइंड है। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में अगर मैं फॉर्म फिल करती हूं तो मैं यूपी के लिए ही एलिजिबल होती हूं, मतलब कि मेरी ट्रांसफ़र, मेरी पोस्टिंग, मेरा सिलेक्शन जो है वो यूपी भर में ही हो सकता है, मैं फिर कहीं और नहीं जा सकती। और उस यूपी में भी 3 बैंक है, जैसे आर्यावर्त बैंक है और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक है, बड़ौदा बैंक है, तो इनके रीजन्स कन्फाइंड है। तो इन तीनों में से जिस बैंक में मेरा सिलेक्शन होगा तो उस बैंक का जो रीज़न होगा, वो बैंक जिस रीजन में होगा वही मेरा ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा, दूसरे कहीं और यूपी के पार्ट में नहीं हो सकता। ये बिग डिफरेंस है। तो सब चलिए हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की। हाईएस्ट वैकेंसीज स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो देखिए हम जो वैकेंसीज की बात करेंगे तो वो है सबसे पहले क्लर्क की। तो ये स्टेट वाइज और नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने इसमें डाली है कि कौन से वैकेंसीज कौन से स्टेट में किस तरीके से हैं। तो हम क्लर्क की बात करेंगे तो क्लर्क की जो बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है, तो आंध्र प्रदेश में 679 है,
असम में 296 है, छत्तीसगढ़ में 285 है, कर्नाटका में 400 है, केरला में 430 है, उत्तर प्रदेश में 539 है, उत्तराखंड में 527 है, बिहार में 153 है, एमपी में 378 है। इसी तरीके से अगर हम ऑफिसर की बात करें तो ऑफिसर के लिए फिर से आंध्र प्रदेश में 261 है, बिहार में 132 है, कर्नाटका में 350 है, एमपी में 200 है, महाराष्ट्र में 250 है, यूपी में 230 है एंड वेस्ट बंगाल में 180 है। वेस्ट बंगाल में कितनी है? 180 है। ऑफिसर की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटका में, एमपी में, महाराष्ट्र में, यूपी में और वेस्ट बंगाल में 180 है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि ऑफिसर स्केल 2 की, तो ऑफिसर स्केल 2 के लिए जो है वो ज़्यादा वैकेंसी नहीं आई है। बिहार में तो बिल्कुल वैकेंसी ही नहीं है, ज़ीरो है। जैसा कि मैं सोच रही थी कि अगर बिहार में कुछ वैकेंसीज आ जाए तो मैं स्केल 2 के लिए अप्लाई कर दूं ताकि मैं अपने होम स्टेट को चली जाऊं, लेकिन नहीं है तो क्या कर सकते हैं। यूपी की बात करें तो 43 है ऑफिसर स्केल 2 के लिए, यूपी में 42 है और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, एमपी, हरियाणा ऐसे है। यूपी में फिर भी ठीक निकला है वैकेंसी एज ए स्केल 2 के लिए, लेकिन मैं बात अपनी करूं तो इसमें जो है आर्यावर्त ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली है, तो आर्यावर्त में है नहीं और बड़ौदा ने में भी कोई वैकेंसी नहीं निकाली है। प्रथमा में निकला हुआ है जिसमें कि मैं ऑलरेडी हूँ, तो प्रथमा में फिल करने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो अगेन स्केल 2 के लिए फिर से मैं नहीं ही भरूंगी। चलिए कोई नहीं, फिर देखते हैं हम लोग। अगर एग्रीकल्चर से बात करें, कहाँ से बात करें, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उत्तराखंड में 30 सीट्स हैं और बिहार में 25 सीट्स हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर से हैं उनके लिए सही है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं बिहार से, राइट। वो फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं बिहार से, क्योंकि 25 सीट्स एज एग्रीकल्चर स्केल 2 कम नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्केल 3 की। तो स्केल 3 में अगर देखें तो अगेन अगर आप देख रहे होंगे कि बिहार में कोई सीट नहीं है, ज़ीरो वैकेंसी। बिहार काफ़ी टाइम से ऐसे ही कर रही है, पिछली बार भी इसमें स्केल 3 में कोई सीट नहीं थी। उसके पिछले बार की अगर हम बात करें तो उसने ऐसी थोड़े सी ही सीट्स दिए थे, ज़्यादा सीट्स नहीं थी बिहार के पास। तो कोई नहीं, क्योंकि मैं अप्रैल 2023 में एज अ ऑफिसर मेरा 5 इयर्स कंप्लीट हो रहा था, लेकिन यूपी में है तो यूपी में अगर बात करें तो 8 सीट है, जिसमें 4 जो है वो जनरल के लिए ही हैं, मतलब 4 रिजर्व कोटा पे है, 4 ही जनरल के लिए है। तो अगेन ये जो वैकेंसी है प्रथमा बैंक में ही है एंड ऑलरेडी आई एम वर्किंग इन प्रथमा बैंक, देन नो मीन्स टू अप्लाई फॉर स्केल 3 इन प्रथमा बैंक बिकॉज आई एम नॉट getting any more benefit to I've been scale 3, that's why I will think अगर मन किया तो बहुत लास्ट में मैं भर दूंगी फॉर्म। जम्मू कश्मीर में देखें तो 14 है और हरियाणा में 20 है। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है क्या है कि आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मली ये वीडियो जो मैंने हिंदी जो बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश जिनकी रीजनल लैंग्वेज है उनके लिए है, तो जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप हिंदी इंग्लिश बोलते हो तो यही है अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, नागालैंड। ये इतने स्टेट्स हैं। अगर आप
हिंदी भाषी हो तो आप भर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।